दुनिया भर के कमोडिटी बाजारों में ट्रेडिंग स्क्रीन्स पर चमकते हुए लाल और हरे रंग के नंबर्स रोज की तरह ही ऊपर नीचे हो रहे थे। बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों में बैठे ट्रेडर्स अपने सिस्टम्स पर नजरें गड़ाए हुए थे और सब कुछ बेहद सामान्य लग रहा था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की सांसें रोक दी। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के चार्ट्स पर एक ऐसी भयानक और तेज गिरावट दर्ज की गई जो किसी आम दिन में देखने को नहीं मिलती। बिना किसी पूर्व चेतावनी के चंद मिनटों के भीतर अरबों डॉलर दांव पर लग गए और तेल का बाजार बुरी तरह से क्रैश कर गया। जब भी इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा कुछ होता है, तो एक आम भारतीय नागरिक के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या अब मेरे शहर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल सस्ता होने वाला है? क्या मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में जो महंगाई आग लगा रही है, वह अब कम होगी? जरा सोचिए, अगर कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी तेजी से गिर रहे हैं, तो क्या इसका सीधा फायदा आपकी जेब तक पहुंचेगा? या फिर यह भी एक ऐसा वित्तीय खेल है जिसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों और सरकारों को ही मिलने वाला है? हर कोई यही जानने को बेताब था कि आखिर दुनिया के सबसे जरूरी ईंधन की कीमत ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर रही है। शुरुआती रिपोर्ट्स में कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बाजार के जानकारों को एहसास हो गया था कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा भू राजनीतिक समझौता हुआ है जिसने रातों रात ग्लोबल ऑन ऑयल मार्केट का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया है। इस अचानक हुए ऑन ऑयल क्रैश के पीछे की असली वजह तलाशने के लिए हमें आज से कई दशक पीछे जाना होगा, ताकि हम उस दुश्मनी को समझ सकें जिसने तेल के बाजार को हमेशा खौफ में रखा है। कुछ ही घंटों बाद जब अमेरिका से एक आधिकारिक बयान सामने आया, तो दुनिया भर के न्यूज रूम्स में सन्नाटा छा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक 14 सूत्रीय समझौता फाइनल हो गया था। यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं थी, क्योंकि अमेरिका और ईरान वो दो देश हैं जो पिछले लगभग आधी सदी से एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं। इस दुश्मनी की जड़ें साल 1979 की उस ईरानी क्रांति से जुड़ी हैं, जब ईरान में अमेरिका समर्थित शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका गया था और अय्यातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी थी। उसी दौरान ईरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया और 54 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। वह एक ऐसा घाव था जिसे अमेरिका कभी भूल नहीं पाया। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह से टूट गए। अमेरिका ने ईरान पर एक के बाद एक कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। हालात तब और बिगड़ गए जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद शुरू हुआ। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को हमेशा यह डर सताता रहा कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। पिछले कई दशकों से मिडिल ईस्ट में जब भी कोई मिसाइल दागी जाती या किसी तेल के जहाज पर हमला होता, तो सुई घूम फिरकर इन्हीं दोनों देशों की दुश्मनी पर आकर रुकती थी। लगातार सैन्य तनाव और युद्ध की धमकियों के साए में जी रहे इन दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के समझौते की बात सोचना भी एक नामुमकिन सपने जैसा था। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि कल तक एक दूसरे को मिटाने की बात करने वाले देश एक मेज पर बैठकर समझौता करने को तैयार हो गए। इस ऐतिहासिक समझौते के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, वह ईरान की लगातार खस्ता होती अर्थव्यवस्था है। कई दशकों के कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी थी। वहां की स्थानीय मुद्रा की कीमत रसातल में जा चुकी थी और आम ईरानी नागरिक बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा था। देश के भीतर सरकार के खिलाफ असंतोष और बगावत के सुर उठने लगे थे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के नेतृत्व को यह बात समझ आ गई थी कि अगर देश को एक बड़े आर्थिक पतन और गृह युद्ध से बचाना है, तो उन्हें अपनी जिद छोड़कर अमेरिका के साथ बातचीत की मेज पर आना ही होगा। दूसरी तरफ अमेरिका में भी घरेलू राजनीति और चुनाव का दबाव हमेशा रहता है। वहां की जनता भी महंगाई से परेशान रहती है और तेल की ऊंची कीमतें वहां के चुनावों में हार जीत तय कर सकती हैं। ऐसे में दोनों ही देशों को एक ऐसी डील की जरूरत थी जिससे वे अपनी अपनी जनता को शांत कर सकें। बंद कमरों में हुई इन गुप्त वार्ताओं में क्या क्या शर्तें रखी गईं, यह तो पूरी तरह से बाहर नहीं आया है, लेकिन इस समझौते का जो हिस्सा सार्वजनिक हुआ है, उसी ने तेल के बाजार में भूचाल ला दिया है। और वह हिस्सा है स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से टोल फ्री और सुरक्षित घोषित करना। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है जिसे समझे बिना हम तेल के दामों में आई इस गिरावट को नहीं समझ सकते। अगर आप दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें, तो ओमान और ईरान के बीच समुद्र का एक बेहद संकरा रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। इसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे नाजुक नस कहा जा सकता है। यह रास्ता सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 21 मील चौड़ा है और इसमें से भी जहाजों के आने जाने के लिए जो सुरक्षित लेन है, वह महज 2 मील चौड़ी है।
दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल समुद्र के रास्ते एक्सपोर्ट होता है, उसका लगभग 20% हिस्सा रोजाना इसी संकरी सी जगह से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल इसी रास्ते से होते हुए भारत, चीन और दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। चूंकि यह रास्ता इतना संकरा है और इसके एक तरफ ईरान की सीमा लगती है, इसलिए यहां से गुजरने वाले बड़े बड़े ऑयल टैंकर हमेशा ईरान की मिसाइलों और नेवी के सीधे निशाने पर रहते हैं। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता था, तो ईरान अक्सर यह धमकी देता था कि वह इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। जरा कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया का 20% तेल अचानक बाजार में आना बंद हो जाए तो क्या होगा। कारखानों में काम रुक जाएगा, हवाई जहाज जमीन पर खड़े रह जाएंगे और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इसी खौफ को वित्तीय बाजार की भाषा में रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। तेल का बाजार सिर्फ मांग और आपूर्ति पर नहीं चलता, बल्कि वह डर पर भी चलता है। कच्चे तेल की असल कीमत मान लीजिए, अगर $60 है तो उसमें 10 या $15 सिर्फ इस बात के जुड़े होते हैं कि कल को अगर स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज में कोई जंग छिड़ गई तो तेल नहीं मिलेगा। इसे आप एक तरह के इंश्योरेंस की तरह समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका और ईरान की इस डील की खबर बाहर आई और यह साफ हुआ कि स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह से सुरक्षित है, बाजार से वह डर अचानक गायब हो गया। जब डर खत्म हुआ तो उस रिस्क प्रीमियम का भी कोई काम नहीं रहा। इस गिरावट की रफ्तार को समझने के लिए हमें तेल के बाजार के काम करने के तरीके को थोड़ा गहराई से समझना होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का व्यापार बैरल को हाथ में लेकर नहीं होता। यह करोड़ों डॉलर का व्यापार फ्यूचर्स मार्केट में कागजों और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए होता है। बड़े बड़े हेज फंड्स और संस्थागत निवेशक इन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदते और बेचते हैं। कई ट्रेडर्स तो बहुत भारी कर्ज या लेवरेज लेकर दांव लगाते हैं। जब स्ट्रेट ऑन ऑफ होर्मुज के सुरक्षित होने की खबर स्क्रीन पर फ्लैश हुई, तो जो लोग यह दांव लगाकर बैठे थे कि भविष्य में तेल महंगा होगा, उनके पसीने छूट गए। कीमतों को गिरता देख उनके ब्रोकर्स ने उनसे और पैसा मांगना शुरू कर दिया, जिसे मार्जिन कॉल कहा जाता है। अपने नुकसान को बचाने के लिए इन ट्रेडर्स ने आनन फानन में अपने सारे सौदे बेचने शुरू कर दिए। एक के बाद एक जब लाखों कॉन्ट्रैक्ट्स बिकने लगे, तो बाजार में पैनिक फैल गया और देखते ही देखते तेल की कीमतें एक बड़े क्रैश का शिकार हो गईं। यह किसी भौतिक तेल की कमी या अधिकता का नतीजा नहीं था, बल्कि यह वित्तीय बाजार में मचे उस खौफ का नतीजा था जो एक बहुत बड़े भू राजनीतिक डर के खत्म होने से पैदा हुआ था। लेकिन यह सब तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और दुनिया के नक्शों की बातें हैं। भारत के एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इस क्रैश का फायदा सीधा हमारी जेब तक पहुंचेगा या नहीं? भारत की अर्थव्यवस्था और कच्चे तेल के बीच एक बहुत ही गहरा और नाजुक रिश्ता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर के देशों से खरीदता है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, तो भारत सरकार को उसे खरीदने के लिए अरबों डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। इससे हमारा आयात बिल बढ़ जाता है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने लगता है। लेकिन जब स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होती है और तेल सस्ता होता है, तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किसी बड़ी लॉटरी के लगने जैसा होता है। सस्ते तेल का मतलब है कि भारत का डॉलर देश के भीतर ही बचेगा। इससे हमारा व्यापार घाटा कम होगा और रुपए को मजबूती मिलेगी। कच्चा तेल सस्ता होने का सबसे सीधा असर हमारे देश की महंगाई पर पड़ता है। यह कैसे काम करता है, इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। पंजाब या महाराष्ट्र के खेतों में जो प्याज या टमाटर पैदा होता है, वह सीधे आपके घर नहीं आता। उसे ट्रकों में भरकर हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग शहरों की मंडियों तक पहुंचाया जाता है। भारत के लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की रीढ़ की हड्डी वह ट्रक हैं जो डीजल से चलते हैं। अगर डीजल महंगा होता है तो ट्रक के मालिक अपना भाड़ा बढ़ा देते हैं। बढ़ा हुआ भाड़ा उस टमाटर या प्याज की कीमत में जुड़ जाता है और जब वह आपकी पास की दुकान पर पहुंचता है तो वह आपको बहुत महंगा मिलता है। इसी तरह फैक्ट्रियों में बनने वाला साबुन, बिस्किट या कपड़े भी डीजल जलने के बाद ही बाजार तक पहुंचते हैं। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल सस्ता होता है, तो सैद्धांतिक रूप से डीजल की कीमत कम होनी चाहिए। और जब डीजल सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, जिससे खाने पीने से लेकर हर जरूरत की चीज के दाम नीचे आने चाहिए। इससे आम आदमी के घर का बजट सुधरेगा और वह उस बचे हुए पैसे को बाजार में कहीं और खर्च करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। मगर क्या असल में ऐसा होता है? यहीं पर आकर आम आदमी के मन में एक गहरा अविश्वास पैदा हो जाता है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है, तो अगले ही दिन पेट्रोल पंप पर दाम बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तो वह सस्तापन पेट्रोल पंप तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं या कई बार पहुंचता ही नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उस सफर को देखना होगा जो एक कच्चे तेल की बूंद जमीन से निकलकर आपकी गाड़ी के टैंक तक तय करती है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदा गया कच्चा तेल सीधा आपकी गाड़ी में नहीं डाला जा सकता। उसे समुद्री जहाजों के जरिए भारत लाया जाता है, जिसमें भारी माल ढुलाई या फ्रेट कॉस्ट लगता है। इसके बाद यह कच्चा तेल रिलायंस इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम जैसी बड़ी रिफाइनरीज में जाता है, जहां इसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल या एविएशन फ्यूल बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में रिफाइनरी का अपना खर्च और मुनाफा जुड़ता है। इसके बाद इसे देश भर के पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है, जहां डीलर का अपना कमीशन जुड़ता है। लेकिन अभी भी इस कीमत का सबसे बड़ा हिस्सा बाकी है, और वह है टैक्स। भारत में पेट्रोल और डीजल पर दो तरह के बड़े टैक्स लगते हैं। केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और फिर राज्य सरकारें इस पर अपना वैट या बिक्री कर लगाती हैं। आप जो कीमत पेट्रोल पंप पर चुकाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ टैक्स होता है। पिछले कुछ सालों का इतिहास अगर उठाकर देखा जाए, तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत नीचे गिर गए, तो सरकार ने जनता को सीधा फायदा पहुंचाने की बजाय उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। सरकार का तर्क होता है कि उसे देश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क निर्माण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की जरूरत होती है। तेल पर टैक्स लगाना सरकार के लिए राजस्व जुटाने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। इसलिए जब भी तेल पीछे से सस्ता होता है, तो सरकार अपना टैक्स बढ़ाकर उसकी कीमत वहीं की वहीं रोक देती है। यही वह कारण है कि आम जनता को ग्लोबल क्रैश का पूरा फायदा कभी नहीं मिल पाता। हालांकि इस बार कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हालात थोड़े अलग हो सकते हैं। भारत में चुनाव हमेशा अर्थशास्त्र पर भारी पड़ते हैं। आने वाले समय में देश के कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं चाहेगा कि वह महंगाई के मुद्दे पर जनता की नाराजगी का सामना करे। विपक्ष पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बाजार के कुछ जानकारों के मुताबिक इस बात की प्रबल संभावना है कि सरकार इस बार अपना टैक्स बढ़ाने की बजाय तेल के गिरते दामों का फायदा सीधे आम जनता तक पहुंचने दे। अगर ऐसा होता है, तो चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती सरकार के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। लेकिन यह कटौती कितनी होगी और कब तक लागू होगी, यह पूरी तरह से सरकारी नीतियों पर निर्भर करेगा। अब यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल लगातार सस्ता बना रहता है, तो बाजार में कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें इसका भारी मुनाफा होगा, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे बड़े विजेताओं में एयरलाइंस कंपनियां शामिल होंगी। किसी भी हवाई जहाज को उड़ाने का सबसे बड़ा खर्च उसका एविएशन टरबाइन फ्यूल या एटीएफ होता है। अगर तेल सस्ता होगा, तो एयरलाइंस का मुनाफा तेजी से बढ़ेगा, और शायद हवाई टिकट भी सस्ते हो जाएं। इसके अलावा पेंट बनाने वाली कंपनियां, टायर बनाने वाली कंपनियां और एफएमसीजी सेक्टर को कच्चे माल के सस्ते होने से सीधा फायदा मिलेगा। सीमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों की बैलेंस शीट भी मजबूत होगी, क्योंकि उनका मार्जिन बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम हारने वालों की बात करें, तो दुनिया के वो तमाम देश जो सिर्फ तेल बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं, उनके लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अमेरिका में शेल गैस और तेल निकालने वाली कंपनियों को भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि उनकी तेल निकालने की लागत बहुत ज्यादा होती है, और बाजार में सस्ते तेल से वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस पूरी घटना ने दुनिया की भू राजनीति में भी कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश, जो हमेशा से अमेरिका के करीबी रहे हैं, वे इस नई अमेरिका ईरान दोस्ती को बहुत ही शक की निगाहों से देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ताकतों का एक नया संतुलन बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन, जो ईरान के तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार रहा है, वह भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रूस, जो पिछले कुछ समय से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और अपने तेल को डिस्काउंट पर बेचकर गुजारा कर रहा है, उसके लिए मार्केट में ईरान की पूरी तरह से वापसी और तेल के दामों का गिरना एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका हो सकता है। दुनिया के बड़े देश इस बात का आकलन कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते की छुपी हुई शर्तें और क्या-क्या हो सकती हैं। क्या अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना कम करने का कोई वादा किया है, या फिर यह सिर्फ एक तात्कालिक कूटनीतिक चाल है? इसी बीच एक और बड़ा सवाल पर्यावरण और भविष्य की ऊर्जा को लेकर भी उठ खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया इस समय क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पावर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इन नई तकनीकों में अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी भी पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों से महंगी हैं। लोग इन्हें इसलिए खरीदते हैं ताकि पेट्रोल के भारी भरकम खर्च से बच सकें। जरा सोचिए, अगर पेट्रोल और डीजल फिर से बहुत सस्ता हो जाए, तो क्या आम इंसान महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहेगा? कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों को डर है कि तेल के बाजार में आई यह बड़ी गिरावट दुनिया भर में चल रहे ऊर्जा परिवर्तन के दौर को कई साल पीछे धकेल सकती है।
जो कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश कर रही थीं, उनका गणित बिगड़ सकता है, क्योंकि सस्ते जीवाश्म ईंधन से मुकाबला करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स और वित्तीय बाजार एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां हर मोहरा बहुत सोच समझकर चला जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच हुई यह डील और उसके बाद आया ऑनियल मार्केट का क्रैश महज एक संयोग नहीं है। यह उन तमाम ताकतों का नतीजा है जो दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती हैं। हम भारतीय जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर यह सब देख रहे हैं, हमारी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है कि क्या यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारी रसोई और हमारे सफर के खर्च को कम कर पाएगा। क्या यह ऐतिहासिक गिरावट सिर्फ शेयर बाजार के कुछ बड़े खिलाड़ियों की तिजोरियां भरेगी, या फिर इसका कुछ हिस्सा उस आम आदमी तक भी पहुंचेगा जो रोज सुबह उठकर इस उम्मीद में घर से निकलता है कि शायद आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर हो। यह पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बाजार अभी भी इस खबर को पचाने की कोशिश कर रहा है और कूटनीतिक गलियारों में नई रणनीतियां बुनी जा रही हैं। यदि ग्लोबल ऑयल मार्केट सच में एक नए दौर में एंटर कर रहा है, तो क्या इसका फायदा आम भारतीय तक पहुंच पाएगा, या फिर क्रूड ऑयल की गिरती कीमत और पेट्रोल पंप की कीमत के बीच वही पुराना अंतर हमेशा की तरह बना रहेगा। आने वाले कुछ हफ्ते इस बात का स्पष्ट जवाब दे देंगे। दरअसल दुनिया की ज्यादातर बड़ी घटनाएं तब नहीं समझ आती जब वो हो रही होती हैं। उनका असली मतलब महीनों बाद सामने आता है, जब छोटे छोटे फैसलों का असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि कई आर्थिक विशेषज्ञ इस पूरी घटना को सिर्फ तेल की कीमतों में गिरावट के रूप में नहीं देख रहे हैं। उनके अनुसार यह कहानी उससे कहीं बड़ी है। अगर हम पिछले कुछ दशकों के इतिहास को देखें, तो पाएंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां अक्सर युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि ऊर्जा के बाजार में अपनी ताकत दिखाती रही हैं। तेल सिर्फ ईंधन नहीं है। तेल वैश्विक राजनीति की वह नस है जिसके जरिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में खून दौड़ता है। जिस देश के पास ऊर्जा पर नियंत्रण होता है, उसके पास वैश्विक प्रभाव का एक बेहद शक्तिशाली हथियार भी होता है। यही कारण है कि अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब और ईरान जैसे देश तेल के हर उतार चढ़ाव पर इतनी बारीकी से नजर रखते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि कच्चे तेल की कीमतों में केवल 5 या 10 डॉलर का बदलाव भी अरबों डॉलर की आर्थिक ताकत को एक देश से दूसरे देश की तरफ स्थानांतरित कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक शांत रहता है, सप्लाई सामान्य बनी रहती है और तेल की कीमतें लगातार नीचे रहती हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? पहली नजर में इसका जवाब बहुत आसान लगता है। तेल आयात करने वाले देशों को फायदा होगा और तेल बेचने वाले देशों को नुकसान। लेकिन वास्तविकता इतनी सीधी नहीं है। दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादक देशों ने अपने राष्ट्रीय बजट ऐसे समय में तैयार किए थे जब तेल की कीमतें कहीं ज्यादा ऊंची थीं। यदि कीमतें लंबे समय तक नीचे रहती हैं, तो इन देशों की सरकारी आय पर दबाव बढ़ सकता है। विकास परियोजनाएं प्रभावित हो सकती हैं और कई जगह आर्थिक पुनर्संतुलन की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी बीच एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाएं एक अलग स्थिति में खड़ी दिखाई देती हैं। भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश वर्षों से ऊर्जा आयात पर भारी खर्च करते आए हैं। इसलिए तेल की कीमतों में गिरावट उनके लिए केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि रणनीतिक राहत भी बन सकती है। भारत के मामले में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की कीमतें केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहती। ये खेती, उद्योग, परिवहन, विमानन, निर्माण और यहाँ तक कि रोजमर्रा के खाने पीने के सामान की कीमतों को भी प्रभावित करती हैं। यानी अगर वैश्विक ऊर्जा बाजार में यह बदलाव लंबे समय तक बना रहता है, तो इसका असर केवल कार्य चलाने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव उस व्यक्ति तक भी पहुंचेगा जिसने शायद कभी अपनी जिंदगी में पेट्रोल पंप पर गाड़ी न भरवाई हो। और यहीं से कहानी का अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल केवल यह नहीं रह गया है कि तेल कितना सस्ता हुआ है। असली सवाल यह है कि इस सस्ते तेल का फायदा आखिर किसकी जेब में जाएगा? सरकारों की, बड़ी कंपनियों की, या फिर आम जनता की? लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर सस्ता तेल इतना फायदेमंद है, तो फिर हर बार जब तेल की कीमतें गिरती हैं, दुनिया भर के बाजारों में उत्साह के साथ साथ चिंता भी क्यों दिखाई देती है? आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि तेल बहुत ज्यादा सस्ता भी ना हो और बहुत ज्यादा महंगा भी ना हो? इसका जवाब हमें वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्था के उस हिस्से में मिलता है जिसके बारे में आमतौर पर बहुत कम चर्चा होती है। दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं केवल तेल खरीदती या बेचती ही नहीं हैं, बल्कि उनका पूरा वित्तीय ढांचा ऊर्जा बाजारों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अरबों डॉलर के निवेश, सरकारी बजट, राष्ट्रीय मुद्राएं और यहां तक कि कई देशों की राजनीतिक स्थिरता भी तेल की कीमतों से प्रभावित होती है।
उदाहरण के लिए, जब तेल की कीमतें बहुत तेजी से गिरती हैं तो तेल उत्पादक देशों की आय कम होने लगती है। सरकारी खजानों में आने वाला राजस्व घट सकता है। कई विकास परियोजनाओं को धीमा करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ तेल आयात करने वाले देशों को राहत मिलती है क्योंकि उन्हें अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। यही वजह है कि तेल का बाजार केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक युद्ध का मैदान भी माना जाता है। इतिहास गवाह है कि कई बार तेल की कीमतों में आए बड़े उतार चढ़ाव ने दुनिया की राजनीति की दिशा बदल दी है। कभी किसी युद्ध ने कीमतों को ऊपर पहुंचाया, तो कभी किसी समझौते ने उन्हें नीचे ला दिया। लेकिन हर बार एक बात समान रही, असर केवल तेल कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, उसका प्रभाव आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचा। अब अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो तस्वीर और भी रोचक हो जाती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है। देश की तेजी से बढ़ती आबादी, बढ़ता औद्योगिकरण और विशाल परिवहन नेटवर्क लगातार ऊर्जा की मांग पैदा करते हैं। ऐसे में तेल की कीमतों में छोटा सा बदलाव भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आर्थिक परिणाम पैदा कर सकता है। मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल लंबे समय तक अपेक्षाकृत सस्ता बना रहता है। ऐसी स्थिति में भारत का आयात बिल कम हो सकता है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घट सकता है। रुपए को स्थिरता मिल सकती है। सरकार को वित्तीय प्रबंधन में कुछ अतिरिक्त लचीलापन मिल सकता है। लेकिन असली प्रभाव तब दिखाई देता है जब यह बदलाव धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था में फैलने लगता है। एक ट्रक चालक के लिए ईंधन खर्च कम होना केवल उसकी बचत नहीं है। इसका मतलब है कि सामान एक शहर से दूसरे शहर तक कम लागत में पहुंच सकता है। एक किसान के लिए परिवहन लागत घटने का मतलब है कि उसकी उपज बाजार तक कम खर्च में पहुंच सकती है। एक छोटे व्यापारी के लिए इसका अर्थ है कि सप्लाई चेन पर आने वाला दबाव कुछ कम हो सकता है। यानी तेल की कीमतों में गिरावट कभी भी केवल तेल की कहानी नहीं होती, यह पूरी आर्थिक श्रृंखला की कहानी होती है। लेकिन इसी बिंदु पर विशेषज्ञ एक चेतावनी भी देते हैं। अगर बाजार किसी एक खबर के आधार पर अत्यधिक उत्साहित हो जाए और बाद में परिस्थितियां बदल जाएं, तो कीमतें उतनी ही तेजी से वापस ऊपर भी जा सकती हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार बेहद संवेदनशील होते हैं। एक नया भू राजनीतिक तनाव, किसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में बाधा, किसी बड़े उत्पादक देश का फैसला या वैश्विक मांग में अचानक बदलाव, इनमें से कोई भी घटना पूरे समीकरण को बदल सकती है। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक अक्सर केवल आज की कीमतों को नहीं देखते। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि अगले 6 महीने, अगले 1 साल और अगले कई वर्षों में ऊर्जा बाजार किस दिशा में जा सकते हैं। और शायद यही वह सवाल है जो इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है। क्या दुनिया वास्तव में एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां ऊर्जा आपूर्ति पहले से अधिक स्थिर होगी? या फिर यह केवल एक अस्थायी राहत है जिसके बाद बाजारों को किसी नई अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में तेल, राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच का यह रिश्ता दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जेब और भविष्य दोनों को प्रभावित करने वाला है।